66। 66 क्यों है? एक चीज़ कहाँ से कॉपी नहीं करी? इसको पहले ओवरकिल कमांड दो, ओवरकिल, OVERKILL। क्या ओवर? ओवरकिल। हम्म। और कोई भी लाइंस, कोई भी मॉड्यूल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके कर दो। एक डुप्लीकेट था, ठीक है। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करो, उसके बाद तो करो वो कॉपी करो। 68। 68 ही है फिर ये। ओके। अच्छा, कुछ रह गया था शायद वो, और कॉपी करते टाइम पे ओवरलैप हो गया होगा वो लेयर में। ओवरलैप एक टेबल हमारा ओवरलैप था, तभी वहाँ पे हमारा एक एक दिखा रहा था। वहाँ पे जब ओवरकिल किया था तो एक चीज़ हमारी अच्छा। ओवरलैपिंग दिखा रही थी। इसे डिलीट कर दो, जो ये हमने बाहर और मॉडल मुझे हो कॉपी एक किया इशू है। आ रहा है इसमें कि हाँ, अब इसको दोबारा सेलेक्ट सिमिलर कर, इसको पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट कर लो जो हमारे मॉड्यूल है। हाँ, इसके बाद ओवरकिल का कमांड दे दो। ओके कर दो। दो चीज़ हमारी और डुप्लीकेट है, यहाँ से दो चीज़ हमारी डुप्लीकेट लिखा रहा है ना। अब डिलीट हो गया। हम्म। अब सेलेक्ट सिमिलर करो, अब क्यूपी करो। 67। आ गया ना? तो हाँ। वही ओवरलैप का ही इशू था, तो उसकी वजह से दो टेबल हमारे साइज बढ़ गए थे। ओके। हाँ बताओ क्या कह रहे थे, दूसरा क्वेश्चन क्या था? जो ये टेबल है ना, मुझे ये मतलब मैं ये मैन्युअली कर रहा हूँ एक एक, तो इसका कुछ शॉर्टकट आप थोड़ा आराम से कमांड के साथ बता सकते हो क्या? एक क्योंकि मॉडल मैं बाहर लेके आओ, एक मॉडल कोई से भी बाहर लेके आओ। ये ब्लॉक कर दिया मैंने। ऐसे बाहर लेके आओ। कॉपी कर लो इसको। हाँ, हम्म। पूरी ड्राइंग से बाहर लेके आओ ना। टेम्पलेट जो अपना है, ये कंटूर में अपने को कुछ नहीं करना, बाहर ओके। के जो हमारे एरिया है उसमें लेके आओ। हम्म। अब इसको एक्सप्लोड कर दो, एक्स एंटर। हम्म। एक मॉडल को छोड़ के बाकी सारा डिलीट कर दो। हम्म। अब एक वाला मॉडल है, अपने को कितने की टेबल बनानी है? 28 बाई 2 की टेबल बनानी है। तो हाँ। पहले इसे कॉपी करके इसके ऊपर एक और मॉडल लगाओ पहले। हाँ, इसको कॉपी कर लो। हम्म। अब इसको ऊपर कोने से उठा, हाँ, कॉर्नर पॉइंट से उठा के ऊपर वाले कॉर्नर पॉइंट पे पेस्ट कर दो। बिल्कुल इसको ऊपर हाँ। लेके जाओ ना, कॉर्नर पॉइंट को ऊपर लेके जाओ कर्सर अपना। हो गया। हाँ। अब उसको 20 mm ऊपर कर दो, यानी 20 mm का हम गैप दे रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करना है। मूव करना है, मूव कमांड देनी है 20 mm ऊपर की साइड में। एस्केप करो, एस्केप। पूरा मॉडल को सेलेक्ट करो, मूव कमांड दो, एम एंटर। पहले जो चीज़ें हमें मूव करनी है उसको सेलेक्ट कर लो। ओके। अब इसके बाद मूव कमांड दो, ऊपर की साइड में लेके हम्म। जाओ। क्लिक करो कॉर्नर पॉइंट पे। अब इसको ऊपर लेके जाओ, 20 एंटर कर दो, 20 एंटर, 20 एंटर मत, हाँ। ओके, एंटर। ये हमारा 20 mm ओके। हो गया। अब इसको क्या करना है, 28 की हमें टेबल बनानी है। डबल हम्म। पोर्ट्रेट तो हमने बना दिया, अब 28 की टेबल बनानी है। तो दोनों को सिलेक्ट करो, फिर कॉपी करो, वहीं से उठाओ हम्म। कॉर्नर से। अब इसके आगे वाले कॉर्नर पॉइंट पे पेस्ट कर दो। या तो इस पे पॉइंट पे क्लिक भी कर सकते हो, या तो सीधा 1134 जो हमारी विड्थ है, प्लस में हमारा 20 mm का गैप कितना हो जाएगा? 1134 20 1154, तो वन हम्म। पॉइंट वन फाइव फोर हाँ, कर दिया। 20 mm का गैप मेंटेन है? हाँ, नहीं है मेंटेन, नहीं, ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर। देखो पहले सही से कहाँ मेंटेन है गैप। ये यहाँ सिर्फ आ रहा है ये एक।
क्या है ये? नहीं, ओके ओके ओके, ओवरलैप हो गया। दोनों करना है ना अपने को सिलेक्ट, एक थोड़ा ना करना है। ऊपर वाला मॉडल भी सिलेक्ट करना है ना अपने को, क्योंकि हमारा डबल पोर्ट्रेट की टेबल है। ठीक है, अब इसे स्केप करो पहले। ये तो हो गया हमारा कॉपी कमांड। आगे ना बी हम्म। सैम का। अब हाँ जो आ गए। दूसरा वाला टेबल है उसको वहाँ कॉपी करो। हम्म। कॉपी। अब कॉर्नर से मत उठाना, जो हमारा पहले वाला टेबल है ना उसके कॉर्नर से उठाओ। यहाँ से। यहाँ से नहीं, उसके बगल वाले से। यहाँ से भी उठा सकते हो, इधर से, हाँ यहाँ से उठाओ। हम्म। अब नीचे देखो ए लिखा आ रहा है, एरे। नीचे जो कमांड बॉक्स है ओके यहाँ, ओके हाँ। इस पे क्लिक कर दो। हम्म। या तो एरे कमांड भी ए एंटर कर सकते हो या तो क्लिक भी कर सकते हैं। अब अपने को कितने टेबल चाहिए? अ, 28 चाहिए, तो एक बन चुका है तो अपने को 27 एंटर कर दो। 20, अब इसके ऊपर 1154 डाल दो, 1.154। ओके। अब स्केप कर लो तो ऑलरेडी सब कुछ हमारा एरे बन चुका है। ठीक हाँ है, बस। हाँ, मुझे सिर्फ इसमें ही प्रॉब्लम आ रहा था, मैं मैनुअली कर करके थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा था उसमें। ठीक है, इस तरह ठीक से हम कोई भी चीज़ का मल्टीपल टाइम्स अगर कॉपी करना है तो एरे उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एरे में। है। ओके एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करने का कमांड होता है, उसे हम एरे यूज़ करते हैं। और ओके कॉपी ओके। और मूव कमांड तो ऑलरेडी आता ही है। हाँ। वीरू, ग्राउंड माउंटेड में कोई दिक्कत है? वीरू, वॉइस आ रही है क्या? यस सर। हाँ, ग्राउंड माउंटेड का प्रोजेक्ट किया था जो मैंने दिया था। सर वो तो मैंने नहीं किया, बट ये है कि दिक्कत तो आ रहा है कि जैसे कि जो कंट्रोल रिपोर्ट कैड वाला होता है ना सर, फाइल, हाँ हाँ। उसको मैं कॉपी कर कर जिसमें मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, टेम्पलेट वाले में कॉपी कर रहा हूँ ना सर, तो वो पूरा यूनिट कंटूर चेंज के हो ऊपर जा ही रहा है। अपने को काम करना है। कंटूर से अगर हम कहीं इधर उधर मूव करेंगे तो हमारी जो टीबीएम पॉइंट लिया है हमने, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो जी। हम उसको चेंज नहीं करना। अगर मॉड्यूल लगाना है तो हमें कंटूर के ऊपर ही अपने को जो कैड फाइल आई है कंटूर सर्वे की, उसी के ऊपर अपने को मॉड्यूल लगाना है। अच्छा। क्योंकि हमें उसको, जो हम उसको जब हमारी टीम जाएगी, साइट की टीम उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो वो जी। अपने को एक्स वाई यानी लेट और लॉन्ग के अकॉर्डिंग की पाइलिंग करेगी, गड्ढा करती है। अगर हम उसको कंट्रोल को कॉपी करेंगे तो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होने की वजह से वो हमारी फिर वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं रहती जहाँ हम पाइलिंग की लोकेशन देते हैं। तो जो भी हमारी कंटूर की फाइल आएगी वो फिर उसी के ऊपर अपने को मॉडल लेआउट बनाना है। और उसी के ऊपर हमारी फाइलिंग लेआउट भी बनती है। बाकी की और भी जो भी ड्राइंग है, स्टिंग विस्टिंग है, वो हम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ लेकिन हमारी सर फिर तो लोकेशन, टेम्पलेट चेंज हो जाएगा। टेम्पलेट को हाइड कर दो ना, जो लेयर है वो सारी लेयर में चीज़ें हैं, उसको लेयर ऑफ कर दो। बाकी का अपने को जो अपनी लेयर है उसको एमवी कमांड में जाके, लेआउट वन में जाके एमवी कमांड से अपना सेट कर दो उसको, टेम्पलेट को। हमें कैड फाइल की ज़रूरत नहीं होती, हमें जो होती है पीडीएफ की ज़रूरत होती है। अच्छा। हम साइट वाले बंदों को क्या कैड फाइल छोड़ना देते हैं, हम पीडीएफ करके देते हैं ना, ड्राइंग बना के। जी। जब उसको हम पीडीएफ देंगे तो जो हम पीडीएफ में जो हमारी लोकेशन है वो तो हमारी सेम होनी चाहिए, ताकि जब वो लेट और लॉन्ग सर्च करे उस एरिया का लोकेशन का, तो वो उसको इजीली मिल जाए जो टीबीएम पॉइंट है। कंटूर सर्वे करवाने का फ़ायदा क्या होता है? ये तो फ़ायदा होता है कि हमारा एक कुछ रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो पाइलिंग है वो इजी हो जाता है, और लैंड लेवलिंग पता चल जाता है। अदरवाइज फिर तो कंटूर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, जब अपने को सर एक कॉपी बार पेस्ट। मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन शेयर कर कर। स्क्रीन जो तो शेयर दिक्कत- करो, पहले जो वर्कआउट किया वो तो दिखाओ, कितना क्या किया है। सर वो तो मैं जैसे नहीं कर पा, बट यही दिक्कत आ रही है, उसमें भी सेम आएगी। अब जैसे ये कंट्रोल रिपोर्ट है ना, अब मैं इसको कॉपी कर कर अब टेम्पलेट में ले जाऊंगा तो इस सारा इसका यूनिट वगैरह सब चेंज हो जा रहा है। इसकी सोर्स फाइल कौन सी है ये बताओ मुझे, इसकी सोर्स फाइल कौन सी है? जी सर। कंटूर सर्वे जो आई थी उसका ओरिजिनल फाइल कौन सी है, कैड फाइल? सर वो तो मतलब ये तो कॉपी कर कर मैंने ये कॉपी लिया है। करके लाया तो कोई फायदा नहीं है इसका। टीबीएम पॉइंट कहाँ पे है वो चेक करो पहले, टीबीएम कहाँ है?
अरे इसका जो कंटूर सर्वे है इसमें एक टीबीएम पॉइंट गिवन था ना, जो मैंने कल बताया था। सर इस वाले कंट्रोल रिपोर्ट में तो है ही नहीं, वो टीवीएम पॉइंट दिख ही नहीं रहा मेरे तो को। और इसमें जब इसमें देख रहे हो सर आप, ये फीट में पूरा यूनिट दिया है इन्होंने। ये देखो बेंच मार्क दिया है, बट वो बेंच दिख नहीं मार्क रहा। दिखाना कहाँ पे है? ये है सर, ये बेंच मार्क। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेंच मार्क का, कुछ है? एक दो, ये है। कोऑर्डिनेट वगैरह भी इसमें मेरे को लग रहा है नहीं है सर। सेम ऐसे ये है पूरा जो है कोई अंडोलेशन। लेयर ऑफ तो नहीं है? एक बार लेयर चेक करना। इसको हटाओ जरा। इसका बेंच मार्क वाला पॉइंट देखो कहाँ पे है। इसमें क्या क्या कॉपी किया? मुझे इसके तो दो तीन फाइलें कहाँ से दिख रही जब एक ही फाइल अपना कंटूर है तो सेम। सर एक तो इन्होंने एक बाउंड्री का दिया है जिसमें कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ ऐसा है। फिर इसके बाद ये मतलब ये ओरिजिनल ही है सर मानो तो। इसमें मैंने कॉपी वॉपी करके इधर उधर नहीं किया है, वो इसका ओरिजिनल बेंच कैड है। मार्क कहाँ पे? बेंच मार्क वो दिखाओ मुझे। ये है सर बेंचमार्क। अरे मार्क कौन सा है? ये तो अपना लिख दिया बेंच मार्क। मार्क यही वाला है अपना, ये जो अपना सर्कल दिख रहा है ये। ये इसका इसके सेंटर पे क्लिक करके इसका लिस्ट निकालना जरा। एक्स सेंटर पे कुछ सर्कल बनाओ। इसी पर। इसका एल अच्छा। आई एस टी देना, एल आई एस टी कमांड। अगर उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर इसके बेंच मार्क के कोऑर्डिनेट से मैच करते हैं तो वो सर हमारा ये ओरिजिनल सोर्स फाइल है। अदरवाइज इसका अगर कॉपी करके हम चेंज करेंगे तो हमारी वो चीज़ें फिर सारी चेंज हो जाती है। सर ये मैंने लिस्ट कमांड दिया, अब ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे भाई जो अपना बेंच मार्क है कौन सा बेंच मार्क है वो दिखाओ पहले खोल के। ये है इसी का सर। तो सेंटर पॉइंट का अपने को निकालना है, क्या सेंटर पॉइंट है। हाँ। ये लेआउट एक ऑटो कैड पे काम करते हुए क्या है ये, एक तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ये, और कुछ नहीं है। हर एक अच्छा। लोकेशन का इसका एक्स और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट होता है। एक ऑटो कैड ये चीज़ है, ये नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी ड्राइंग बना दो। हर एक इसका इन्फिनिटी शीट है, इन्फिनिटी शीट पे कुछ कहीं भी ड्राइंग बनाएंगे तो उसका एक एक्स पॉइंट होता है, एक वाई पॉइंट होता है, जहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं। तो फिर सर इसमें तो ये कैसे पता चलेगा ये चीजें बेंच कहाँ मार्क पे। है तो इसका सेंटर एल आई एस टी दो आप, लिस्ट कमांड दो। लिस्ट कमांड दे दिया मैंने सर, अब ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा है सर। अरे भाई उसी के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिर लिस्ट कमांड दो ना। अच्छा। ये आ गया। एक काम करो, पहले उस सेंटर पे जो उसका सेंटर पॉइंट लेके उसका एक सर्कल ड्रॉ करो पहले तो। एक सर्कल ड्रॉ करो उसका सेंटर, टीबीएम पॉइंट के सेंटर पे। ये सर्कल एक तो यहाँ पर आ रहा है सर। मैं अपना यार शो कर रहा हूँ, अपना बंद करो यार ये। समझाते समझाते थक जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। रुको मैं बता रहा हूँ पहले। बंद करना बेरू अपना। स्टॉप करूँ सर अपना सर। यार ये माइक भी क्यों नहीं ऑन हो रहा? हाँ अपना अपना स्क्रीन बंद कर दो, स्टॉप करो अभी। जैसे कि ये कुछ कंटूर है, मैं अपना ओपन करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना? यस। जैसे मेरा कुछ टीबीएम पॉइंट है, एक ये टीबीएम पॉइंट है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। और एक और कुछ दो तीन टीबीएम पॉइंट लेके चलते हैं रेफरेंस। जो बेंच मार्क होता है यही होता है बेंच मार्क। टॉपिकल बेंच मार्क इसका टीबीएम शॉर्टकट होता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, एक मिनट इसको हाइड ऑफ ऑफ ऑन।
ठीक है। LIST लिस्ट, ये दिख रहा है, ये XYZ कोऑर्डिनेट 30 851, 330 851, 39 3, 28 98 508, 28 98 508, ये होता है हमारा TBM पॉइंट। अगर हम इसका सोर्स फाइल हमारी ओरिजिनल है तो हम जो भी अगर इसमें पाइलिंग की लोकेशन देंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो हमारा लोकेशन है वो जाएगा। तो जो भी आपका टीबीएम पॉइंट है उसका एरो को सेलेक्ट करो और फिर लिस्ट कमांड दो, LIST लिस्ट कमांड। जैसे लिस्ट कमांड देंगे तो ये आपका जो XYZ कोऑर्डिनेट है, जो आपने उसका टीबीएम पॉइंट आपका रेफरेंस है, वो चीज़ें दोनों मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपने उस कंटूर को मूव किया है, इधर उधर कॉपी करके उसको मूव करके उसके ओरिजिनल फाइल पे काम नहीं कर रहे हो। ऐसे सेम इस वाले एरो का लिस्ट निकाल के चेक कर लो। इसका 330 836, 330 836, 289 8510, 289 8510, ये क्लियर हो गया ना। ये टीवीएम पॉइंट है जो आपका सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने जिस वाले कंटूर पे काम किया है वो आपकी से ओरिजिनल सोर्स फाइल नहीं है, आपने उसको मूव किया है। तो ये हमेशा क्लियर रखना वीरू। ये पहले चेक कर लो कि आपका जो टीवीएम पॉइंट है वो ऑटोकैड के XYZ कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीरू आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है आवाज, यही सर देख रहा हूँ मैं। बट इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट दिया नहीं है कहीं पर। अब मैं इसको एरो को सेलेक्ट कर कर लिस्ट कमांड दे रहा हूँ तो फिर वो मतलब आ रहा है, तो मेरे मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूँ कि ये सही है कि गलत, तो ये उससे थोड़ा पूछो दिक्कत ना जो आपका सर्वे इनपुट करके दिया है, इनपुट डाटा जो सर्वे का करके दिया है, कि इसमें टीबीएम का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मेरे पास इसमें शो नहीं हो रहा, तो कहाँ से मुझे मिलेगा? ये है। पॉइंट तो उस अच्छा। पर मार्क करके देना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो सोर्स फाइल पता चलेगी कि वो जो कंटूर किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा लेआउट है कि नहीं है। ये जो टीवीएम ठीक। पॉइंट है हमारे ऑटो कैड के XYZ कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है। अगर ये मैच नहीं करेगा ऑटो कैड के XY कोऑर्डिनेट से तो हमारे यानी सोर्स फाइल ओरिजिनल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई लोकेशन पे अगर मैं गड्ढा करना चाहता हूँ, फाइलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लोकेशन दे दूंगा। अब मैं इसका निकाल दूंगा, इसका मैं निकाल दूंगा ल- अ, इसका मैं निकाल दूंगा LIST लिस्ट। सेंटर पॉइंट अपना ये रहा, 330 887। इस वाले लेट और लॉन्ग पे मुझे गड्ढा करना है। तो जो टीम वाले जो साइड पर टीम होगी वो ये वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ढूंढेगी, जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा वहाँ पे वो अपना पाइलिंग कर देगी इतना मीटर का। तो अगर ये अच्छा। हमारा पाइलिंग वाला उसका जो हमारा टीबीएम पॉइंट है वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये है, तो वहाँ से वो रेफरेंस ले लेंगे कि इतना मीटर डिस्टेंस पे आना है हमें। इसका जो भी मैं पाइलिंग लेआउट बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि पहले अपने को इतना डिस्टेंस पे कहाँ से रेफरेंस देना है। इसका पूरा एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा ग्राफ पेपर की तरह, कि यहाँ से इतना डिस्टेंस पे ऊपर से नीचे आना है, इतना डिफरेंस देना है। उसके बाद इस वाली लोकेशन की जो लेट और लॉन्ग है वो हमारा ये है। तो वो दोनों चेक करेंगे कि हाँ ये आपका यहाँ से इतना 8 फीट नीचे है, 9 फीट इधर गए, 10 मीटर ऊपर गए। उसके बाद उस लोकेशन पर आने के बाद हमारा लेट और लॉन्ग ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, तो फिर वो उस जगह वो पे गड्ढा कर देंगे। अगर वो हमारा टीवीएम पॉइंट ही मैच नहीं होगा तो फिर वो 8 मीटर नीचे आएंगे, 5 मीटर इधर जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा XY अलग है, ये तो ये अलग है। तो फिर वहाँ पे उनके लिए डाउटफुल हो जाएगा, वो चीज़ें क्लियरिटी नहीं आएगी। तो उस टाइम पे वो पाइलिंग नहीं करेंगे वो। तो पाइलिंग जो करते हैं हम X और Y कोऑर्डिनेट को ढूंढ के फिर करते हैं पाइलिंग, जो भी काम करना होता है। अगर ये वाले कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहे तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। मतलब हम नहीं, क्या साइट वाले बंदे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लोकेशन ही नहीं मिल पाएगी कि कहाँ पे उनको गड्ढा करना है। अब मैं इसको कॉपी करके लेके जाता हूँ कहीं और बाहर, दूसरी जैसे मैंने कॉपी कर लिया इधर ले आया। अब मैं इसका टीवीएम पॉइंट चेक करवाता हूँ। इसको पहले करता हूँ कॉपी, कॉपी करके मैंने इसकी लोकेशन चेंज कर दी। जैसे लोकेशन चेंज करी ये मेरा टीवीएम पॉइंट सेम ही है ना, तीन सौ यस। तीस आठ सौ इक्यावन 330 851, लेकिन जो इसका एक्चुअल जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है। ये देखो, LIST लिस्ट कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 332 388, ये वाला पॉइंट चेक करो।
332, 388, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में है कितना, 330, 851। तो यानी मेरा जो ये वाला कंटूर है ये हमारा कॉपी है, ना कि एक्चुअल हमारी सोर्स फाइल है। तो इसकी वजह से अगर मैं इस पर अगर फाइलिंग करूँगा तो लोकेशन उससे मैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे जो सर्कल मुझे ये वाला फाइलिंग करना है, अगर मैं इसका पॉइंट दे दूँगा, अगर मैंने इसका पॉइंट दे दिया, कहाँ चला गया यार, अगर मैंने इसका पॉइंट दे दिया तो इसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है, क्योंकि हमारा ये वाला चीज़ें पहले मैच ही नहीं कर रही। तो जो लेट लॉन्ग है वो हमारा डिफरेंट आएगा। जब ये वाली चीज़ें हमारी मैच कर रही है तो यानी जो इसका मैं फाइलिंग लोकेशन दूंगा वो हमारा सेम रहेगा। ये देखो ये मैच कर रही है, 330, 851, 330, 851। जो पहला पॉइंट जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये पहला वाला जो जी। है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो लास्ट वाला वर्टेक्स है उसका ये एंडिंग पॉइंट है, ये वाला। देखो यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, एक स्टार्ट का और एक आता है एंड का। तो अगर मैं लिस्ट कमांड दूंगा तो मुझे सारी इसमें डाटा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा वाला हमारा एंडिंग पॉइंट। तो कंफ्यूज मत होना कि हमारे को ये दो वैल्यू दे रखा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ये हमारा टीबीएम पॉइंट है। तो उससे एक बार कॉल करके पूछ लो कि आपका इसमें टीबीएम पॉइंट का लोकेशन दे नहीं रखा, शो नहीं हुआ, तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर भेजेगा वो। ओके सर। और बाकी ललित कुछ किया है वर्कआउट ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट पे, या अभी चल रहा है ऐसे ही? हाँ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। अभी तो किसी ने नहीं किया होगा, शहनाज ने नहीं किया होगा, ना जुल्फिकार ने किया होगा। नहीं। करो यार, ऐसे कैसे चलेगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ स्केचअप की क्लास। आज शैडो वाली क्लास है तो मैं शैडो एनालिसिस करते हैं आज। बाकी एरे लेआउट तो फाइनल हो गया, कैसे तीनों रूफ का निकालना है अपने को, ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप और कमर्शियल का। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है शैडो एनालिसिस। शैडो एनालिसिस के लिए स्केचअप है। विशाल स्केचअप होगा क्या सॉफ्टवेयर? वो था, वो विंडोज 11 में मैंने डाउनग्रेड किया तो डिलीट हो गया वो। अभी नहीं है? हाँ, मैं डाउनलोड कर लूँगा उसको। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे अगर अपडेट दे देना क्लास के बाद, तो मैं भेज दूंगा सॉफ्टवेयर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। स्केचअप हम यूज़ करते हैं शैडो एनालिसिस के लिए और 3D मॉडलिंग के लिए। कस्टमर को अपना सोलर प्लांट कैसे दिखाना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तो हम उसके लिए एक 3D एनिमेशन वीडियो बनाते हैं, 3D व्यू बनाते हैं, जिसमें उसको क्लियरिटी आ जाए कि आपका जो प्लांट है वो कैसे दिखेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग में एक छोटा सा कोई सा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। जैसे कि एक प्रोजेक्ट पहले शो कर देता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे एक नया प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कोई ये पुराना प्रोजेक्ट है, तो हमने क्या किया, इसका एक गूगल अर्थ का फ़ोटो हमने सेव किया, गूगल अर्थ के ऊपर हमने बिल्डिंग बनाई है। बिल्डिंग के ऊपर हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट वो हमने शो कर दिया। जो भी हमारी बिल्डिंग का डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पूरा एक बिल्डिंग क्रिएट किया। 3D मॉडल में मतलब हम इसको ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक चारों तरफ से हम इसको व्यू कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा बिल्कुल नीचे के साइड में आ गया, ये हमारा साइड व्यू आ गया, ये हमारा टॉप व्यू आ गया। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट 3D बन जाता है। और क्लाइंट को अगर जब हम ये चीज़ें भेजते हैं तो उसको ज़्यादा क्लियरिटी आती है कि आपका कहाँ का मॉड्यूल लग रहा है, आपका कितना एरिया मॉड्यूल से कवर हो जाएगा, कहाँ कहाँ उसको स्पेस अपना अपने लिए स्पेस उसके पास बचा हुआ है, और कहाँ पर उसका मतलब इससे ज़्यादा क्लाइंट को क्लियरिटी होता है। और प्रपोजल लेवल पे हम उसको ये चीज़ें दिखाते हैं ताकि उसको कोई डाउट ना रहे फ्यूचर में आपका प्लांट मतलब लगने के बाद ऐसा दिखेगा। तो ये 3D व्यू है, इसका हम शैडो एनालिसिस करते हैं। तो शैडो एनालिसिस का पार्ट पहले मैं कवर कर देता हूँ, दैन फिर हम डिजाइनिंग का पार्ट कवर करेंगे।
तो शैडो एनालिसिस के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, और जैसे ही इस पे ऑप्शन क्लिक करोगे क्रेडिट्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो जियो लोकेशन आएगा। जियो लोकेशन में हम इसको, अगर हमारा लाइसेंस वर्जन नहीं है तो हम यहाँ पे सेट मैनुअल लोकेशन करना होगा। अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड लोकेशन का। ये तो हम पायरेटेड यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे पे यहाँ पे मैनुअली सेट करना होगा। अगर ये लाइसेंस होगा तो इसका यहाँ पे ऐड लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ऐड लोकेशन पे क्लिक करोगे आपको लेट लॉन्ग डालना है। लेट लॉन्ग के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपका जियो, जैसे आपका पीवी गूगल अर्थ आपका बिल्डिंग सैटेलाइट व्यू दिखाता है, वैसे ही हमारा गो ये क्या कहते हैं स्केचअप पे भी हमारा सैटेलाइट व्यू आ जाएगा कि आपको कौन सी बिल्डिंग है। तो उसको आप बिल्डिंग को जूम आउट जूम इन करके सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो आपका यहाँ पे आपकी गूगल अर्थ की इमेज सेव हो जाएगी। अगर अदरवाइज हमारे को क्या करना होगा, सेट मैनुअल पे जाके जिस भी लोकेशन के लिए लगाना है उस लोकेशन के यहाँ पे आपको कंट्री डाल देना है, लोकेशन डाल देना है, लेट और लॉन्ग डालना है। लेट और लॉन्ग डालने के बाद आप जैसे ओके करोगे तो ये आपका जो लोकेशन है आपके एरिया जो भी आपने प्लान डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंग ये आपका सन का जो पाथ है वो आपको ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा कि आपका उस लोकेशन पे सन का क्या पाथ है, क्या कौन सा पाथ फॉलो करते हुए जाता है। उसके बाद अपने को यहाँ से व्यू है, व्यू में भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि टूल बार। ये हमारे सारे टूल बार कौन कौन से होते हैं। एडवांस कैमरा में हमारा इनसाइड व्यू, आउटसाइड व्यू, 3D मॉडल का लार्ज टूल बार ये होता है हमारा लार्ज है। लार्ज को ऑफ कर देंगे तो यहाँ से हमारी जो कमांड बॉक्स है वो हट जाएगा। आपका यहाँ पे लोकेशन दिखाता है, यहाँ पे लोकेशन आपका ऐड है। बाकी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, सारे प्लगइन्स आप जो इसमें ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो। और ये हमारा ऊपर जो दे रखा है ये हमारा स्केलियन सॉफ्टवेयर है। स्केलियन एक प्लगइन्स है, सॉफ्टवेयर नहीं, प्लगइन्स है। तो स्केलियंस का यूज़ तो हम बेसिकली जब भी हम 3ds इंपोर्ट करते हैं तो हम स्केलियन के थ्रू वो 3ds इंपोर्ट करके PVSys में हम उसको 3ds को मॉडल को इंपोर्ट करके उसके बाद हम PVSys रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो अभी हम इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ हम जब PVSys रिपोर्ट बनाएंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। इस तरह से कुछ हमारा प्लांट दिखता है। यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करोगे यहाँ पे जियो लोकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपने को मैनुअल क्लिक करके कंट्री, लोकेशन, लेट और लॉन्ग डालना है, ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका शेडो का ऑप्शन आ रहा होगा राइट साइड में डिफ़ॉल्ट ट्रे में। डिफ़ॉल्ट ट्रे में यहाँ पे हमारा राइट शेडो का ऑप्शन आता है। डिफ़ॉल्ट ट्रे में जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपका शेडो का ऑप्शन आ रहा होगा। इंडिया का यूटीसी क्या है, +530। अगर यहाँ पे आपका यूटीसी अगर 530 नहीं है तो आपको यहाँ से यूटीसी सेलेक्ट कर लेना है +530। जो यूनिवर्सल टाइम जोन होता है इंडिया का तो वो हमारा होता है +530। ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। इंडिया का अलग होता है, कतर का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, इंग्लैंड का अलग होगा। हर किसी का ये टाइम जोन अलग अलग होता है, लेकिन जो इंडिया के लिए हम शेडो एनालिसिस में यूज करते हैं वो होता है हमारा 530 का। उसके बाद उसी के नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमारा टाइम दे रखा होगा, टाइम पीरियड, कि आपको कितने से कितने बजे तक का शैडो चेक करना है। तो मैंने जैसा टाइम बताया था अभी मेरे जैसे इसको इस स्क्रॉल बटन को लेफ्ट या राइट लेके जा रहा हूँ तो ये हमारा जो टाइम है वो चेंज होता जा रहा है। अभी 1 बजे का है, फिर 11 बजे का है, 9 बजे का है, यानी पीछे के साइड में आ रहे हैं। और जो हमारा ये होता है, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। जो हमारा रेड वाला होता है, यानी रेड वाला शो करता है हमेशा अपने को साउथ डायरेक्शन। ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, और ये होता है हमारा साउथ। जब भी हम ये हमारा साउथ फेसिंग होता है, ये हमारा इस साइड ईस्ट फेसिंग होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। तो सन जब भी हमारा फॉलो करेगा ये वाला पाथ फॉलो करते हुए जाता है। ईस्ट से निकलेगा, साउथ वाले टाइम जोन में ज़्यादा टाइम रहेगा, उसके बाद वेस्ट में जाके चला जाएगा, डूब जाएगा, यानी शाम हो जाएगी। तो ये वाला स्केचअप में जो रेड एक्सिस शो करता है, रेड एक्सिस ये हमेशा साउथ डायरेक्शन को शो करता है। जो ग्रीन वाला शो करता है वो हमेशा नॉर्थ वाले को शो करता है। तो ये रेड एक्सिस से हमें खाली माइंड में याद रखना है कि रेड वाले एक्सिस में जो भी चीज़ हम डिजाइन करें वो हमेशा साउथ फेसिंग होती है। इसके बाद इसको पहले डिलीट कर देते हैं।
और ये हमारा पता ही है, ये तो डायरेक्शन वाइज तो हमारा साउथ होता है, लेकिन ये हमारा 3D है, तो हम जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन में शो होगा, ये हमारा वाई डायरेक्शन में होगा, और जब हम ब्लू वाला लाइन शो करेंगे ये हमारा जेड डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया? ये हमारा जब भी इधर लेके जाएंगे ये हमारे एक्स की वैल्यू होती है, ये हमारी वाई की वैल्यू होती है, जस्ट सेम एज ऑटो कैड। ऑटो कैड में हमारा ऐसा काम होता है 2D की तरह। ये होता है ऑटो कैड, हमारा एक ही ऑटो कैड बन गया। हम इसमें सिर्फ एक्स और वाई के साथ खेलते हैं, यानी इस साइड अगर हम वर्क करेंगे तो ये हमारा एक्स हो गया, और हम इस साइड वर्क करेंगे तो ये हमारा वाई हो गया। लेकिन स्केचअप में हमारा 3D है, तो इसमें हमारा एक जेड एक्सिस और जुड़ जाता है, यानी एक्स वाई जेड। ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, और इसको साइड में हम इसका 3D मॉडल है, तो जो ब्लू कलर शो कर रहा है ये हमारा होता है जेड, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट। एक्स होता है हमारा लेंथ विड्थ, और ये हमारी होगी हाइट। तो यही हमारा इसमें चेंज है कि हम इसमें 3D में हमारी एक एक्सिस और बढ़ जाती है, ये हमारा जेड एक्सिस ऐड हो जाता है। बाकी ऑटो कैड में हम 2D में साथ ही ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। इसमें हमारा, अगर हमने रेड लाइन, देखो यहाँ पे अगर रेड लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब जो हमें लाइन ड्रॉ कर रही है हमारा एक्स, यानी रेड वाला क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है। अगर थोड़ा सा भी अगर ये रेड नहीं शो कर रहा है, यानी ये पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं हो रही। तो जब भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी होती है तो हमें इसको जैसे हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड लाइन हो जाएगी, यानी जो भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम सेम ऐसे लेके जाएंगे तो इस साइड हमारा जो भी डिजाइन हो रहा है ये हमारा किसके पैरेलल, अगर ये हमारा ब्लैक है तो यानी ये पैरेलल नहीं है। अगर ये ग्रीन आते ही ये ग्रीन वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, वाई एक्सिस के हमारे पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है। जैसे हम यहाँ के रेड, लेकिन जैसे ही हमारा थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, यानी ब्लैक आ जा रहा है, ये अभी हमारा पैरेलल है, ये ग्रीन, ये हमारा ग्रीन एक्सिस के पैरेलल है। तो और जब भी हमें ब्लू एक्सिस दिखाई देगा, यानी ब्लू लाइन हम दिख रहा है कि हमारी ब्लू लाइन जा रही है ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा जेड एक्सिस में काम हो रहा है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का हाइट बना रहे हैं हम। तो ये प्रैक्टिस के साथ चार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट में ये पहली दो, एक दो क्लास में समझ नहीं आएगा। जब इसको दो तीन बार रेगुलर कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे तो इसमें हमारे जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी स्पीड में सारी चीज़ें क्लियरिटी में आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ से अपने को क्या करना है, जो हम चेक करते हैं, अगर हम रूफटॉप का प्लान डिजाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, उस केस में अपने को सुबह 9 से लेके यहाँ से अपने को 9 कर लेना है डबल। जैसे ही 9 किया, ये हमारी सुबह 9 बजे की शेडो आ गई। हम इसको थोड़ा जूम करके चेक कर लेंगे कि हमारी शेडो 9 बजे तक पड़ तो नहीं रही। ये हमारा, और टाइम भी अपने को डेट भी चेक करना है कि जो डेट हम चेक करते हैं वो 21 दिसंबर का चेक करते हैं। 21 दिसंबर का चेक कर लो, चाहे 2025 में आ जाओ, ऑल ओवर द ईयर भी चेक कर सकते हो। लेकिन जो हमारा, अगर 21 दिसंबर को हमारी सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, छोटा एक होता है। 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। हम्म। तो उस दिन सन का जो पाथ है वो सबसे कम, सन हमारा रहेगा और सबसे कम टाइम के लिए रहेगा दिन में अवेलेबल। यानी जो सब शैडो, बेसिकली कहने का ये मतलब है, जैसे कि अभी हमारा विंटर का टाइम है, ये हम यहाँ पे, ये अर्थ है हमारा, हम इसके ऊपर रहते हैं। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये हम यहाँ इसके ऊपर रहते हैं। जब सन का जो लोकेशन है वो अगर ऐसे मूव करता है, पहले ऊपर गया, फिर ऐसे, 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 तो ये तो ज़्यादा दूर चला गया। जब ये वाला हम, ये वाला, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सही से नहीं बन रहा।
जब सन ये वाला पाथ फॉलो करता है, यानी ये गर्मियों के टाइम में हमारा सन का पाथ ऐसे होता है, 9 बजे 10 बजे हमारा सन यहाँ रहता है, 11 बजे यहाँ रहता है, 12 बजे यहाँ रहता है, 1 2 बजे शाम को 5 6 बजे यहाँ हो जाता है। यानी हमारा जो सन है वो मैक्सिमम टाइम तक हमारे अर्थ के ऊपर रहता है। जो उसका पाथ रहता है वो इस टाइप से कुछ फॉलो करते हुए जाता है, यहाँ से वो निकलते हुए यहाँ पे जाके डूब जाता है। तो जो सनलाइट है वो हमारा अर्थ के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए पड़ती है, तो हमारा उस एरिया में हमारा दिन बड़ा होता है, रात हमारी कम होती है। तो ये हमारा गर्मियों का टाइम होता है, जबकि सन हमारे इस वाले पाथ से फॉलो करता है। लेकिन ठंडियों के टाइम पे हमारा जो सन का लोकेशन है वो चेंज हो जाता है। सन का लोकेशन हमारा कुछ इस टाइप से दूर जाके, थोड़ा दूर होके फिर जाके हमारा वो चीज़ें आती हैं। सन तो पहले यहाँ से निकल रहा था गर्मियों के टाइम में, लेकिन ठंडियों के टाइम में हमारा जो सन का पाथ फॉलो होता है वो कुछ इस टाइप से फॉलो होता है, यानी हमारा अर्थ से थोड़ा सन दूर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारी सन है वो पूरी अर्थ तक ना पहुंचने की वजह से हमारे को ठंडी का जोन में चले जाते हैं हम, ठंडी वाले जोन में, ताकि हमारा सन है वो हमारे अर्थ से दूर हो जाता है। लेकिन जो गर्मी का टाइम है वो सन हमारे अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है, इसलिए हमारा दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। लेकिन जब हमारा सन अर्थ से दूर चला जाएगा, इस कुछ ये वाला पाथ फॉलो करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो रात है वो बड़ी होती है और दिन हमारा छोटा होने लगता है। बस इसका यही कहने का मतलब था कि सन हमारा कौन से ईयर में कैसा पाथ फॉलो करते हुए जाता है। हाँ, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ईस्ट, जैसे ही मैंने अभी बनाया है, तो ये हमारा ईस्ट किस साइड है, वेस्ट किस साइड है, कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये हमारा, देखो पहले मैं इसको ले आता हूँ कोऑर्डिनेट के पास। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एम जैसे प्रेस किया, ये हमारा मूव हो जाएगा। ये हमारा ईस्ट, ये हमारा साउथ फेसिंग है, यानी अगर हम इस साइड में देखेंगे तो ये हमारा साउथ फेसिंग है, ये हमारा ईस्ट फेसिंग है, ये हमारा वेस्ट फेसिंग है, और ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है। तो सन कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा, यानी सुबह सुबह 9 बजे शैडो हमारी ये आ रही है, इस साइड से हमारा सनलाइट हमारा इस साइड से निकल रहा है। अब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे तो हमारा जो साउथ है वो हमारा फॉलो करते हुए जाएगा। यानी हमने सुबह 9 बजे से चेक करते हुए शाम के 3:30 बजे तक चेक किया कि 3:30 बजे तक हमारी कोई शेडो नहीं है। यहाँ से हमने टाइम सेलेक्ट किया 15:27 यानी 28। ये तो हमारा, ये हमारे क्या कहते हैं ठंडियों का टाइम पे 5:30 बजे की वो है, लोग वो है क्या कहते हैं इमेज है। 5:30 बजे हमारा ठंडियों के टाइम में 21 दिसंबर को अंधेरा हो जाता है। सेम अगर हम वो 4:30 बजे करें तो हमारा कुछ इस टाइप का रहता है शेडो। और वही हम 3:30 की चेक करें तो हमारा 3:30 बजे हमारी शैडो फ्री है पूरी वो। ये हमारा जो भी है ये देख रहे हो, एक टेबल से दूसरे टेबल के बाद हमारी 3:30 तक कोई वो नहीं आ रही शैडो, हल्की हल्की आ रही है, 1 2 मिनट का डिफरेंस है। जैसे जैसे हम टाइम कम करते जाएंगे, यानी 15:26 तक हमारी शैडो फ्री है, 15:26 के बाद ये हमारा हल्का हल्का शैडो पड़ रहा है, उसके बाद हमारा ये शैडो बढ़ते जा रहा है। 4 बजे तक हमारी पूरी शैडो आ जा रही है एक दूसरे के मॉडल पे। तो बेसिकली रूफ टॉप के लिए जो भी हम टाइम जोन लेते हैं, शेडो टाइमिंग लेते हैं, वो हम लेते हैं मॉर्निंग के 9 बजे से लेके इवनिंग के 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक बाद हम उसको अगर शेडो फ्री है तो देन हम मॉड्यूल प्लेस कर देते हैं। अगर 3:30 तक हमारा मॉड्यूल के ऊपर शेडो आ रहा है तो हम उसकी क्या करेंगे, पिच लेंथ बढ़ा देंगे। अब पिच लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने 9 बजे चेक किया, पहले हमारा ये हमारा 9 बजे शेडो फ्री है, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच हमारे कोई भी शेडो नहीं आ रही, किसी भी मॉडल के ऊपर शेडो नहीं आ रही। ठीक है ये हमारा, लेकिन टिल्ट एंगल सबका सेम होना चाहिए। अगर टिल्ट एंगल इसका मान लो मैं 5 डिग्री देता हूँ और पीछे वाले का 10 डिग्री देता हूँ तो उस कंडीशन में हमारी शेडो आ सकती है, क्योंकि सबका इसका टिल्ट एंगल अलग अलग है। लेकिन सबका अगर टिल्ट एंगल सेम है तो उस कंडीशन में हमारी, अगर एक टेबल पर शेडो फ्री है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है तो सारी चीज़ें हमारे सारे टेबल हमारी शेडो फ्री रहेंगी। अगर टिल्ट एंगल सबका अलग अलग है, किसी का 5 डिग्री, किसी का 10 डिग्री, किसी का 20 डिग्री, अलग अलग डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन किए हो, तो उस कंडीशन में फिर हमें हर एक टेबल का शेडो एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी जो पिच लेंथ है वो सबकी अलग अलग हो जाती है।
हाँ, तो यहाँ से हम पिच लेंथ निकालते हैं पहले। तो यहाँ से हमारे मेजरमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से भी कर सकते हो, यहाँ पे एक डायमेंशन का ऑप्शन है, उस पर भी कर सकते हैं। डायमेंशन पे क्लिक करोगे तो आपको इस वाले फर्स्ट पॉइंट से इस वाले फर्स्ट पॉइंट का आपको देना पड़ेगा। ये आपकी पिच लेंथ आ जाएगी। कितनी गई, बाहर थोड़ा निकाल लिया था। स्टार्टिंग के टेबल से बताता हूँ। दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, लगभग ये हमारी पिच लेंथ है, वो 3 मीटर की पिच लेंथ है। विजिबल है ना स्क्रीन, और ये सारी डायमेंशन दिख रही है ना। हाँ दिख रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा 3 मीटर का हमारा पिच लेंथ आ गया कि हमारी जो पिच लेंथ है वो कितने की है। एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में 3 मीटर का है। 3 मीटर तक हमारा 9 से लेके 3:30 बजे तक का जो टाइम है वो हमारा शेडो फ्री है। 1-2 मिनट कोई फर्क नहीं करता, वो बिल्कुल ज़्यादातर हमारा 3:30 तक ही फ्री है। ठीक है, तो हम इसका जो पिच लेंथ लेंगे, हम एरे लेआउट बनाएंगे। वो 5 डिग्री टिल्ट पे, 10 डिग्री टिल्ट पे, जितना भी हमारा डिग्री टिल्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने को 3 मीटर का पिच लेंथ लेकर डिजाइन कर देना है। अब मैं इसमें दूसरा निकालता हूँ, इसका टिल्ट एंगल कितना है वो निकालना दिखाता हूँ मैं। ये होता है हमारा डी। डी यानी प्रोटेक्टर। हम डी यूज़ करते हैं किसके लिए? डी यूज़ करते हैं जब भी हमारे को कोई भी डिग्री एंगल डिजाइन करना होता है, हम उसके लिए डी यूज़ करते हैं। ये हमारा होता है डायलॉग्स बॉक्स, होता है डिफ़ॉल्ट ट्रे होती है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर गिवन होते हैं। जब इसका इंटरफेस यूज़ करोगे तो पहले एक बार इंटरफेस सारा चेक कर लेना। ये हमारा पेंसिल कमांड है, तो इससे कोई भी लाइन वाइन ड्रॉ खींचनी है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा इरेजर है। इरेजर यानी कोई लाइन हमें डिलीट करनी है तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये हमारा सेलेक्ट करने का कमांड है, इसे सेलेक्ट हो गया, इसे ऐसे डिलीट कर दो। या तो इसके बाद जैसे हमारा को ये लाइन ड्रॉ होगी तो यहाँ पे हम इरेजर कमांड के थ्रू भी इरेज कर सकते हैं। बाकी ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। बाकी ये अलग अलग हेलो। तरह से। हाँ हेलो, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ऑटो कैड का एक शॉर्टकट कमांड जैसे टेबल मिल जाता है, हाँ, तो इसका भी है कुछ? जैसे कि ये जैसे ट्रिम का हम टी आर दबाते हैं तो ट्रिम कमांड आ जाती है, पीवी सिस्टम में भी है ऐसा कुछ? पेविसिस्ट का वो है, क्या कहता है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है वो, रिपोर्ट वाला सॉफ्टवेयर है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालता है वो। डिजाइनिंग के लिए आपको एक 3ds इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो या तो आप डायरेक्टली इससे कर लो, या तो अदरवाइज उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो उसके अंदर ये सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। तो ऑप्शन कमांड वाला, जैसे कि आप शॉर्टकट ले रहे हो, टी आर डबल एंटर कर दिया तो हमारा ट्रिम कमांड एक्टिव हो गया। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जैसे मूव करना हो तो एम एंटर कर सकते हो। अब मुझे इस वाले मॉडल को मूव करना है, तो जो हम ऑटोकैड में हम इसको एम फिर एंटर करते थे वैसे कर लो, या तो अदरवाइज फिर हम इसको सेलेक्ट करके जिस चीज़ ऑब्जेक्ट को हमें करना है उसको सेलेक्ट करके एम करोगे तो इसमें एंटर करने का ऑप्शन नहीं होता। इसमें सिर्फ एम करते ही वो चीज़ें हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं। इसमें बार बार एंटर या एस्केप करने के लिए ऑप्शन नहीं होता। हम इसमें जैसे मूव के लिए एम कमांड देते हैं, उसके बाद हम मुझे इसको इरेज करना है तो ई कमांड दे देंगे। ई कमांड जैसे ही देंगे, ई एंटर कुछ नहीं करना, जो कीबोर्ड पे ई का बटन है ई प्रेस कर दो तो हमारा इरेजर कमांड आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, सारा डिलीट हो गया। अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके सिर्फ एम एम करना है। एम जैसे प्रेस करेंगे ये हमारा मूव होने लायक हो जाएगा, यानी मूव कमांड एक्टिवेट हो गया। तो इसमें हम एंटर नहीं दबा सकते, हम इसमें सिर्फ जो हमारा प्लगइन्स है, जो हम कमांड एक्टिवेट करना चाहते हैं उसका पहला अक्षर है वो हमें सिर्फ पहला वर्ड ही अपने को प्रेस करना है, एंटर बार बार नहीं करना। और ये ग्राउंड माउंट में हमारा स्टैंडर्ड क्या रहता है? टिल्ट एंगल? 20 डिग्री बताया तो था, 20 से 25, मतलब 20 नॉर्मली जो 15 से 25 तक हम डिजाइन करते हैं।
लेकिन ज़्यादातर जो हमारा होता है वो 20 डिग्री के आसपास से डिजाइन होता है, 15 से 20 के बीच में। 25 बहुत कम केस में जाते हैं, क्योंकि 25 हम साउथ के टाइप में जा, साउथ जो हमारा एरियाज होते हैं वहाँ उस वाले एरिया में जाते हैं, साउथ रीजन में। अदरवाइज नॉर्थ में गुजरात, ये गुजरात क्या कहते हैं, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें हमारा 20 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, 20 ही मैक्सिमम होता है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा टिल्ट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी पिच लेंथ बढ़ जाती है, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हमारा कैपेसिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा 20 डिग्री लगा के चलते हैं, 15 से 20 डिग्री, ताकि हमारा कैपेसिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए और जनरेशन भी अच्छी आए। तो 20 डिग्री में हमारी जनरेशन मैक्सिमम आती है। तो 20 डिग्री कंसिडर करके चलना, 15 से 20 के बीच में। लोकेशन वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा एंगल? लोकेशन वाइज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम एक फार्मूला होता है, बट उसका कोई फार्मूला यूज़ नहीं करता। क्योंकि अगर मान लो कि मेरे लोकेशन के अकॉर्डिंग मेरे को 35 डिग्री का अगर मेरे को लगाना है, ठंडे को टाइम में मुझे 35 डिग्री करना है, वही गर्मियों के टाइम में मुझे 5 डिग्री करना है। तो हर सीजन वाइज थोड़ा हम चेंज करते रहेंगे। और 35 डिग्री का कहने का मतलब है 35 डिग्री पर हम लगाएंगे, तो अगर हमारा जहाँ 10 किलोवाट सिस्टम लगाना है, 35 डिग्री ट्रेड करने पे हमारा 2 या 3 किलोवाट सिस्टम लग पाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला जो फार्मूला है वो कैलकुलेशन के लिए है बस, बट उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन नहीं करते। अगर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो हमारी कैपेसिटी मैच नहीं हो पाती। कहीं पे भी अभी तक इंडिया में 35 डिग्री का टिल्ट पे, 20 डिग्री का टिल्ट पे, मतलब 20 डिग्री तक लगा है, 35, 40, 45 नहीं लगता इंडिया में। क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा टिल्ट करेंगे ना, उतना विंड का इफेक्ट भी पड़ता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा खड़ी रहती है, खड़ी यानी दीवार के जो हमारा रूफ है उसके अकॉर्डिंग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल तो होता है बिल्कुल फ्लैट, वर्टिकल जो हमारा बिल्कुल खड़ा रहता है, रूफ के हमारा बिल्कुल वर्टिकल हो, तो उस पर विंड का फोर्स ज़्यादा लगता है। अगर हम 35 डिग्री टिल्ट दे देंगे तो हमारा मॉड्यूल है बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो हमारा स्ट्रक्चर डैमेज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, फिजिबली स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो जो रूफ के लिए मैंने बताया था, रूफ के लिए हमारा मैक्सिमम 15 डिग्री तक होता है। 10 डिग्री ले सकते हैं, 12 डिग्री ले सकते हैं, 5 डिग्री भी ले सकते हैं, 7 डिग्री भी ले सकते हैं, 8 डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 15 डिग्री हम रूफ के ऊपर लेते हैं, क्योंकि अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हम एंगल देंगे तो उस कंडीशन में हमारा विंड का इफेक्ट ज़्यादा मॉडल के ऊपर पड़ेगा, और रूफ के पास इतना स्पेस नहीं होता कि एयर इजीली फ्लो हो जाए। तो उस कंडीशन में हमारे मॉडल डैमेज हो जाते हैं, मॉडल उखड़ के गिर जाते हैं। तो जो मैंने रूफ के लिए बताया था, मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है इंडिया में 15 डिग्री टिल्ट के साथ ही डिजाइन होता है, 15 से कम ही लेके चलते हैं, मैक्सिमम हमारा 15 है। और जो ग्राउंड माउंटेड का बताया था मैंने, ग्राउंड माउंटेड का मेरा था 15 से लेके 25 तक का डिजाइन होता है, लेकिन 20 डिग्री 18 डिग्री इसी के अकॉर्डिंग हम इसी के अंदर हम करते हैं डिजाइन। तो जैसे आपको अभी एक ग्राउंड माउंटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो आपको उसमें बता देंगे कि इस एरिया में आपको कितना लगाना है, 1 मेगावाट लगाना है। अगर आपका 20 डिग्री में अगर 1 मेगावाट आ जाता, वेल एंड गुड। अगर 20 डिग्री में अगर 1 मेगावाट नहीं आता, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 15 डिग्री के साथ जाओगे। 15 डिग्री में आपका कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि आपका टिल्ट एंगल आपने चेंज किया। जैसे टिल्ट एंगल चेंज किया तो आपका क्या कहते हैं, पिच लेंथ है वो कम होगी। अगर आपका 15 डिग्री में भी सपोज कि आपका नहीं होता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और भी टिल्ट एंगल कम करना पड़ेगा, आपको फिर 10 डिग्री के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको कैपेसिटी उसने फाइंड आउट करके दी है कि आपको 10 1.5 मेगावाट लगाना ही लगाना है। तो आपको फिर डिग्री जो टिल्ट एंगल है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले ट्राई करोगे कि आपका जो भी डिजाइन हो 20 डिग्री के अकॉर्डिंग डिजाइन हो ग्राउंड माउंटेड का। वही हम रूफ के ऊपर, सेम मेरा फंडा यूज होता है रूफ के ऊपर। हम पहले ट्राई करते हैं 15 डिग्री के टिल्ट पे, कि हमारा 15 डिग्री के ऊपर हमारा टिल्ट के एंगल डिजाइन हो, कैपेसिटी हमारी कंप्लीट हो जाए। अगर कैपेसिटी नहीं आती तो हम फिर 10 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री के ऊपर जाते हैं। तो पहले हम जो भी प्लान डिजाइन करेंगे मैक्सिमम के साथ डिजाइन करते हैं, कि मैक्सिमम के साथ अगर हमारी कैपेसिटी फुलफिल होती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर हमारी कैपेसिटी फुलफिल नहीं होती तो फिर हम उसको टिल्ट एंगल चेंज करते हैं, यानी कम करते हैं। हो गया क्लियर? ओके। हाँ। तो मैंने अभी यहाँ से बताया, शेडो हमारा हो गया, पिच लेंथ हमने निकाल लिया, और टिल्ट एंगल ये हमारा कमांड में बताता हूँ। ये बाकी आर्क है, पाई है, हेक्सागन, पॉलीगन है, सेम है हमारा ऑटो कैड के कमांड। इसमें मैक्सिमम जैसे बिल्कुल सेम कॉपी में है। इसको खुद ही प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे मैसेज भी कर देना एट द टाइम जब प्रैक्टिस करो, तो मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। अदरवाइज जो हमारी वीडियो नेक्स्ट क्लास होती है उससे पहले हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे। बाकी ये अगर किसी चीज़ को रोटेट करना हो तो ये रोटेट कमांड है। अगर मान लो कि मुझे इस वाले मॉडल को रोटेट करना है, तो मैंने इस वाले मॉडल को सेलेक्ट किया, उसके बाद रोटेट कमांड पे गया, तो ये हमारा रोटेट कमांड एक्टिवेट हो गया। अब कैसे रोटेट करना है, ये वाला रेड वाला हमारा क्या होता है,
ये हमारे को इस डायरेक्शन में रोटेट करके देगा। ये हमारा पूरा 360 रोटेट हो जाएगा। अगर मुझे वर्टिकली रोटेट ना करके हॉरिजेंटली रोटेट करना है तो मैं इसको हॉरिजेंटली भी रोटेट कर सकता हूँ। ये जो हमारा प्रोटेक्टर है इस टाइप से हमारा करेगा। अगर मुझे ऐसे रोटेट करना है तो यहाँ से मैं ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे 360 तरीके से हम रोटेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे हमारा प्रोटेक्शन ये अभी हमारे को बिल्कुल फ्लैटेड दिखा रहा है, यानी ज़मीन से लगा हुआ दिखा रहा है ये। तो ये अभी जो हमारा रोटेट होगा ज़मीन के अकॉर्डिंग यानी रूफ के अकॉर्डिंग ही हमारा रोटेट होगा। उसके बाद जो ये हमारा दिखा रहा है ये हमारा बिल्कुल वर्टिकल दिखा रहा है कि आपका जो भी रोटेशन एंगल है वो आपका वर्टिकल है। तो यहाँ से जो अभी रोटेट होगा ये हमारा वर्टिकल रोटेट होगा। तो जो रोटेशन का एंगल आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेशन एंगल हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे कीबोर्ड पे ऑप्शन होता है अप डाउन राइट लेफ्ट का, जो हमारा कीबोर्ड में ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मैंने अप का बटन दबाया तो ये हॉरिजेंटली रोटेट होगा। मैंने इसको फिर राइट एरो का बटन दबाया तो ये हमारा कैसे रोटेट होगा, वर्टिकली होगा। देन मैंने लेफ्ट एरो का बटन दबाया तो हमारा ये एंगल है चेंज हो गया। तो एंगल वाइज ये हमारी सारी चीज़ें रोटेट होती रहती है। हम जो कीबोर्ड में हमारा राइट लेफ्ट अप डाउन का जो बटन है उसके अकॉर्डिंग हम ये रोटेट एंगल चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, रोटेट वाला कमांड पे जाना है, देन यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे बाकी 3D टैक्स करना हो कुछ टाइप तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्लेस। आपका ये पूरा 3D में टैक्स आपका टाइप हो चुका है। आप इसकी हाइट वाइट डायमेंशन फिर जो भी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। आप इसका हाइट वाइट, ये हमारा होता है स्केल कमांड। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर छोटा करना है बड़ा करना है तो हम जैसे स्केल कमांड उसमें यूज़ करते थे ऑटो कैड में, एस सी एंटर करके यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही एस एंटर करेंगे, एस नॉट एंटर, सिर्फ एस प्रेस करना है अपने को। जैसे ही एस प्रेस करेंगे हमारा स्केल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। कितना स्केल करना है, किसके अकॉर्डिंग स्केल करना है वो। बस इसमें ये दिक्कत है कि जो हम स्केल करते हैं ना तो इसमें हमारे पर रेफरेंस पॉइंट जैसे ऑटो कैड में हम देते हैं कि इस वाले चीज़ को इतना स्केल करना है, इसमें ये वाला चीज़ ऑप्शन अवेलेबल नहीं आता। तो इसमें अपने को जो स्केल करना होगा हमें मैनुअली स्केल करना होगा। कि जैसे कि मुझे इसको 10 मीटर का करना है तो मुझे यहाँ पे पहले 10 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। देन इसके बाद मुझे या तो यहाँ से स्केल कमांड एक्टिवेट कर लो या अदरवाइज एस एंटर करोगे तो यहाँ से फिर मुझे 10 मीटर तक इसको लंबा लेके जाना होगा। बस इसमें ये इसका ड्रॉबैक है क्योंकि हम उसमें ऑटो कैड में हम स्केल कमांड देते हैं तो जो अलाइन कमांड देते हैं वो ऑटोमेटिकली हम उसको शॉर्टकट तरीके से कीबोर्ड की हेल्प से शॉर्टकट वर्ड की तरफ से कर लेते थे, बट इसमें हमें इसे मैनुअली करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, देन उसको पूरा जिस चीज़ को स्केल करना हो लंबा लेके जाना पड़ेगा यानी स्केल करना पड़ेगा। छोटा बड़ा जो भी करना है अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। बाकी हमारा प्रोटेक्टर हो ही गया। डी, एक तरह से एंगल वैंगल मेजरमेंट करना है तो यहाँ से हमारे को शो होने लगेगा। और बाकी का ये नीचे का चीज़ है तो ये बाकी उसमें क्या कहते हैं लाइसेंस वर्जन के हैं, सारे एक्सटेंशन है, वेयर हाउसेस है। बाकी ये 3D व्यू है कि आपको प्लांट का क्या देखना है, मतलब एक प्लांट के अंदर जाओगे तो चीज़ें कैसे दिखेंगी। जैसे इसको आइस पे क्लिक करोगे तो ये हमारा आइस नेक्स्ट आइस जो दिखेगा आंखों से कैसे दिखेगा वो चार चीज़ें क्लियर करके दिखा देगा। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे तो हैंड टू हैंड इस चीज़ें उसमें जब ये सारे कमांड यूज करोगे, पहला प्रोजेक्ट डिजाइन करना तो पहले कमांड पे फोकस करना। प्लांट के ऊपर डिजाइन करने के ऊपर फोकस मत करना क्योंकि पहले कमांड समझ आएगा तभी प्लांट भी डिजाइन होगा। तो जब भी डिजाइन करना तो पहले सोचना कि मैं पहले कमांड को सीख जाऊँ। जैसे कमांड को सीख जाओगे तो फिर देन उसके बाद अगर कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो ईजी और फास्ट मोड में हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल के लेके चलता हूँ। मुझे एक एरिया है 20 बाय 10 का, 20 बाय 10 का। तो इसमें भी मल्टीपल टाइम्स की तरह के आते हैं। मीटर में जैसे हम ऑटो कैड की यूनिट होती है मीटर यूनिट, एमएम, तो इसमें भी मल्टीपल टाइम्स के यूनिट आते हैं। हमें किस में काम करना है, टेम्पलेट जो हम कहते हैं उसको, हमें एमएम में काम करना है कि मीटर में काम करना है कि किस में काम करना है। तो मैं इसको स्केचअप का जो इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्टिंग से एक बार नया प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो स्टार्टिंग से बताता हूँ।
पहले मैं इसको स्केप करके न्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ से नो नया हमारा ये यूआई इंटरफेस होता है जो यूजर इंटरफेस वो ओपन आके आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस होता है जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे अब ये आपका डिजाइनिंग के लिए रेडी हो गया। ये हमारा होता है रेड वाला साउथ डायरेक्शन, बाकी हमारा जो भी साउथ के अपोजिट में नॉर्थ, और ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो जब भी हम बिल्डिंग का फेसिंग करते हैं, जो भी हम मॉडल का फेसिंग रखते हैं हमेशा साउथ में रखते हैं। तो इसलिए ये मैंने साउथ डायरेक्शन मार्कअप बताया कि जो रेड लाइन होती है साउथ होती है। तो जब भी मॉडल का फेसिंग करो तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मॉडल का फेसिंग करना, ताकि जो चीज़ें हैं ना हमारी स्टार्टिंग से कोई गलती होकर ना चले। ठीक है अंकित भाई। उसके बाद हम 20 क्या कहते हैं 20 बाय 10 का मैं कुछ बनाता हूँ। 20 कंट्रोल जेड, ये भी हमारा वाला यूनिट ओपन है। मैं इसको कट करके ओपन कर रहा हूँ। ये मिलीमीटर वाला टेम्पलेट है, ये मीटर्स वाला टेम्पलेट है। आर्किटेक्चर सिंपल में कोई ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि डिज़ाइन तो हमें ही करना है। ये हम इसमें इस वाला टेम्पलेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर वाला टेम्पलेट है। अगर सेंटीमीटर में काम करना चाहते हो तो इस वाला टेम्पलेट को सिलेक्ट करो, इंचेस में काम करना चाहते हो तो इसको करो। बाकी आर्किटेक्चर और सिंपल में कोई ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों का सेम है। तो मैं सिंपल मीटर वाला ले लेता हूँ। सिंपल मीटर में मुझे काम करना तो वो ले लेते हैं। अगर सिंपल मुझे मिलीमीटर में काम करना है तो मिलीमीटर वाला ये ले लेता है आर्किटेक्चर का भी। तो में काम करना तो की यूनिट वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो, अगर मीटर में काम करना तो मीटर वाला टेम्पलेट का यूनिट सेलेक्ट कर लो। ये हमारा यूज़र इंटरफेस आया, इसको डिलीट किया हमने। एक हमने रेक्टेंगल बनाया। जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया जस्ट सपोज, इसके बाद हमारा यहाँ पे ये हम ये टीन शेड डिजाइन करते हैं और एक साइड हम रूफटॉप का डिजाइन करते हैं। एक और मैंने सेम बनाया, ये हम इसको रूफ के लिए यूज़ कर लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड से मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। सिंपल है, रेक्टेंगल काम पे या तो आर कर लो, आर से हमारा कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो ऑप्शन है रेक्टेंगल के, इसे क्लिक करोगे तो ये हमारा रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं टीन शेड डिजाइन करता हूँ। टीन शेड डिजाइन करने के लिए जब ये हमारा पुश एंड पुल कमांड होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हाइट देना है, हाइट कम करनी है, विड्थ बढ़ानी है, विड्थ कम करनी है, तो हमें पुश एंड पुल कमांड होता है। इसे मैंने एक्टिवेट किया। इसके बाद इसके ऊपर लेके जाएंगे, जो हमारा डॉटेड सर्कल है यानी वो इंटरफेस हमारा सिलेक्टेड है। इसे मैंने क्लिक करके इसके मैंने हाइट दे दी 10 मीटर। 10, 1 2 3, 10 1 2 3 एंटर। जैसे किया ये मेरी 10 मीटर की हाइट पे आ गई। सेम मैंने इसको पुश एंड पुल कमांड करके इसी के इक्वल ला के क्लिक कर दिया, तो यानी दोनों ऑब्जेक्ट हमारे कितने के हो गए, 10 मीटर के हाइट के हो गए पुश एंड पुल कमांड की हेल्प से। सिंपल था। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करके मैंने उस एरिया को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से पुश एंड पुल कमांड ऑप्शन किया। यहाँ से पुश एंड पुल कमांड करने के बाद मैंने जितना हाइट देना है 10, 1 2 3 एंटर। जैसे 10 मीटर किया ये हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर के हाइट पे हो गया। हाँ, तो अब मैं इसको टीन शेड की तरह डिजाइन करता हूँ। तो टीन शेड के लिए एक सेंटर पे कुछ स्लोप होता है, तो मैंने इसका यहाँ पे लेके आया तो ये मेरा मिड पॉइंट बता दिया। ये मेरी ब्लू वाली लाइन बन के आ रही है, यानी ब्लू वाली लाइन जब भी बन के आएगी यानी मैं उसके जेड एक्सिस पे काम कर रहा हूँ, यानी उसका कुछ हाइट पे काम कर रहा हूँ। बस मैंने यहाँ से इसको एक्टिवेट किया। इसका मैंने रैंडमली कमांड प्रैक्टिस करना आज के दिन, प्रोजेक्ट डिजाइन मत करना। तो कमांड प्रैक्टिस से जब कमांड क्लियर हो जाएगा तो देन हम प्रोजेक्ट भी इजीली कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से एक लाइन यहाँ से जैसी कुछ हाइट पे ड्रॉ किया, फिर मैं इस वाली लाइन को इससे मैच कर दूंगा, इस वाली लाइन को इससे मैच कर दूंगा। उसके बाद ये बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे डिलीट करूंगा तो ये हमारा कुछ शेड टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया। उसके बाद मैं इसको पुश एंड पुल कमांड की हेल्प से इसको मैं पीछे रोटेट करके इस वाले पॉइंट पर लाके क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा शेड बन गया।
अब हम इसको कुछ कलर देना चाहते हैं, तो एज पर योर विश यहाँ पे जाओगे, डिफ़ॉल्ट रे में ऑप्शन पूरा दे रखा होगा। ऑप्शन अपना यहाँ पे शैडो का एक यूज़फुल है। शैडो के बाद ये हमारा सीन्स, यानी जब भी हम 3D वीडियो बनाते हैं तो हम सीन्स पे क्लिक करते जाएंगे, यानी ऐड सीन करते जाएंगे, तो हमारा सारे जो भी, अब मैंने इसको ये वाला सीन मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला सीन ऐड हो जाएगा। मैं इसको ये वाला सीन ऐड करना है तो यहाँ पे दोबारा प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला सीन मेरा ऐड हो जाएगा। और इसके नीचे जाओगे तो मटेरियल का ऑप्शन आएगा। मटेरियल में हमारे बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं। जो कलर आप करना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, जो इंटरफेस से आपको फिल करना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल इस कलर को फिल करना है। ये मैंने शेड डिजाइन कर दिया, और शेड का जो हमारा ऊपर का सरफेस है मैंने उसको ब्लू कर दिया। इस तरह से हमने शेड डिजाइन करके दे दिया। उसके बाद हम इसको रूफ टॉप पे लेके चलते हैं। रूफ टॉप पे डिजाइन के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल के बाद मैंने उसकी हाइट दे दी। हाइट देने के बाद इसका बाउंड्री वॉल बनाएंगे। बाउंड्री वॉल यानी ऑफसेट कमांड है ये। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट किए, जैसे इसके ऊपर लेके आएंगे तो यानी जो हमारा एरिया सेलेक्टेड होगा उस पर ये डॉट 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 से बनाए जाएंगे। तो हमारे टॉप वाला एरिया सेलेक्टेड है। अगर मैं इस वाले फेस पे लेके आऊँगा सरफेस पे तो ये वाला एरिया सेलेक्टेड है। ये वाला इस वाले पे लेके जाऊँगा तो ये वाला एरिया सेलेक्टेड है। तो मुझे इसके अंदर लेना है। तो अंदर लेने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। अब इससे अपने को वैल्यू डालनी है, कितनी लेनी है, 300, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री वॉल की उसकी विड्थ होती है वो 300। एंटर किया तो ये हमारा 300 का एक ऑफसेट बन गया। ऑफसेट कमांड से सेम फिर हम पुश एंड पुल कमांड लेके इसकी हाइट दे देंगे कितना, 1 मीटर। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का रूफ बन के डिजाइन रेडी हो गया। बाकी इस पर इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहो तो बहुत कुछ है। यहाँ पे आप गेट बना दो, खिड़की बना दो, जो भी बनाना है। इसको पुश एंड पुल कमांड से इसको अंदर लेके चले जाओ। बाकी एज पर योर, जो भी आप जिस तरह से डिजाइन बनाना चाहते हो वो बना लेना। और कोई भी कमांड ना समझ आए तो मुझे ऑन द टाइम पे टेक्स्ट कर देना, या जो भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं उस सॉल्यूशन बता दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हमारे कलर्स के, ब्रिक्स के, हमें साइज देना है ब्रिक्स है, बहुत सारे इसके टेक्सचर है। ब्रिक्स बन गया हमारा टेक्सचर कलर, हम इसको फिल कर सकते हैं। हम इसे चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर दिए। अब इसके ऊपर ये सारे हमारा, जब आर्किटेक्चर ड्राइंग है ना, मैकेनिक ये आर्किटेक्चर ड्राइंग, हम उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बना लेते हैं एज पर देयर मेजरमेंट। जो उनकी एक्चुअल मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब हम 3D डिजाइन कर लेते हैं, देन हमारा जो अगला प्रोसेस होता है इसके ऊपर मॉडल माउंट करना। तो हम क्या करेंगे, मॉडल बना लेंगे पहले। जो उसके डायमेंशन थी हमारी 2278 1134, 1134 एंटर, 2278 एंड देन प्रेस। ये हमारा मॉडल बन गया। से हम ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट कमांड से इसके अंदर कितने का ऑफसेट दे देंगे, 35 mm का, 35 एंटर। उसके बाद हम इसके जो हमारा ये वाला है इसको हम इसको 35 mm डाउन कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये मॉडल बन के रेडी हो गया। अब हम इसको मॉडल को कलर कर देंगे। ये रहा हमारा कलर, ये हमने इसको फिल कर दिया। अब हम इसको ग्रुप में करना चाहते हैं ताकि चीज़ें बार बार मुझे सेलेक्ट करना ना पड़े। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आएगा मेक ग्रुप। मेक ग्रुप कर दिया तो ये हमारा ग्रुप में बन गया। और मेक कंपोनेंट कर देंगे तो जो हमारा ब्लॉक बनाते हैं, सेम हमारा ब्लॉक के सारे फीचर्स हमारे यहाँ पे नाम चेंज होकर कंपोनेंट में आ गए हैं। जैसा हम ऑटोकैड में ब्लॉक बनाते हैं वही हमारा यूज़ यहाँ पे स्केचअप में मेक कंपोनेंट में यूज़ हो गया। तो मेक कंपोनेंट बना लो या तो मेक ग्रुप बना लो, दोनों का सेम फीचर है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने इसका ग्रुप बना के अब इसके ऊपर मैं प्लेस करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मुझे इसका ये बिल्कुल हमारा अभी है 0 डिग्री पे, अब मुझे इसको टिल्ट देना है। तो मैं टिल्ट कैसे दूंगा, रोटेट कमांड पे क्लिक करूंगा। मुझे रोटेट करना है कौन सा फेस। हेलो सर, हाँ अभी थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। अभी नया सॉफ्टवेयर है ना, तो थोड़ा सा अभी ऑटो कैट है तो चल जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग हो रहा है, चल ऊपर ही कंटिन्यू जाएगा। कर। हाँ कोई नहीं, यार लेफ्ट करना है तो कर लो। बाकी जो अगर इंटरेस्टेड है मैं उसको बता दूंगा। मैं बेसिकली कमांड के लिए आज का कवर कर दूँ, ताकि कमांड जो जो चीज़ें वो सारी चीज़ें कवर हो जाए। कमांड हो जाएंगी तो डिजाइन तो होता रहेगा, डिजाइन में कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, लेकिन कमांड सर कवर हो एक जाना दिन चाहिए। में ही पूरा कमांड कवर कर लेंगे तो
वो भी दिक्कत है ना, हो ही नहीं कोई नहीं पाएगा। यार, लेफ्ट कर दो, मैं कल दोबारा कर लूंगा ज्वाइन। वैसे थोड़ा ना कि मैं एक ही दिन पढ़ा के तो कल के दिन दोबारा बताऊंगा, कल के दिन भी बताऊंगा जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। तो कोई नहीं, अगर लेफ्ट करना है तो आप जा सकते हो। बाकी विशाल अगर लेफ्ट करना है क्या, क्लास एंड करें? वीरू, वीरू लेफ्ट है क्या? सब कर रहा होगे तो चलेगा, नहीं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है शहनाज, फिर कल मिलते हैं। बाकी विशाल ज्वाइन रहना, मैं कमांड बता देता हूँ। बाकी उस पे कमांड पे अभी पहले फोकस करना। कोई भी छोटा मोटा एक जैसे मैंने रेक्टेंगल हाउस वाउस जो भी था वो बनाना। बाकी प्रोजेक्ट हम डिटेल कल से स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर हम प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है। ओके। शहनवाज और ललित, अगर अभी आपको कुछ मतलब बिजी है, रूटीन है, तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी कल से ठीक है। प्रोजेक्ट पर हम स्टार्ट करेंगे। अभी कमांड बेसिकली मेरे एक दो कमांड और रह रहे हैं, तो वो मैं कवर करके देन मैं उसके बाद फिर लेफ्ट कर दूंगा। मैं अभी मीटिंग एंड कर दूंगा। एक दो रह गए तो फिर एक दो देख ही लेते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे ये इस तरह से हमने मॉडल लगा दिया। मॉडल लगाने के बाद ये हमारा रोटेट कमांड है। रोटेट कमांड के बाद यहाँ से हम, मुझे इस वाले फेस को करना है रोटेट। अगर मैं इस वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा तभी जाके मेरा ये मॉड्यूल है, ये रेड वाला एक्सिस यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इस वाले को क्लियर। अब मैं जो कितना करना है मेरे ऊपर है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। तो मैंने रूफ के ऊपर प्लान बताया था कितना, 15 के ऊपर डिजाइन करना, 15 एंटर। जैसे 15 एंटर करोगे तो यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल का टिल्ट है वो 15 डिग्री हो जाएगा। अब मैं जो यहाँ से मैंने कितना ऑफसेट बताया था, 1-1 मीटर का ऑफसेट ले लेना। वह 1 मीटर का यहाँ से ऑफसेट ले लिया और 1 मीटर का यहाँ से ऑफसेट ले लिया। ये हमारा 1-1 मीटर का ऑफसेट हो गया। अब इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए एक नया कमांड होता है, शॉर्टकट होता है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एम कंट्रोल। कॉपी करने के लिए जो हम इसमें कमांड यूज करते हैं, एम कंट्रोल प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें CO करेंगे तो हमारा कॉपी कमांड एक्टिवेट नहीं होगा। एम फिर कंट्रोल का जैसे बटन प्रेस करेंगे हमारा कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करते हुए लगाते जाओ कंटिन्यूसली। इसमें भी अगर एरे करना चाहते हो तो एरे का हम आने वाली कल की क्लास में कवर कर लेंगे। यहाँ तक अभी क्लास में बता देता हूँ। इस तरह से कॉपी करके हम मॉडल प्लेस कर देते हैं। हाँ ठीक है विशाल, हमने जो बेसिकली आज कमांड कवर किए थे, रेक्टेंगल, लाइंस, पुश एंड पुल कमांड, ऑफसेट कमांड और मेजरमेंट, प्रोटेक्टर्स और कॉपी करने के लिए एम कंट्रोल, ये और शैडो एनालिसिस, बेसिकली आज की क्लास में हमने ये कवर किए हैं। तो एक कोई भी एक रैंडम में मेरा अभी 3D डिजाइन किया है, तो इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, अभी हम बेसिक्स में ही है। बाकी कल से हम जब प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, देन हम उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है ओके। विशाल, क्लास एंड करते हैं फिर, हाँ। काफ़ी टाइम हो गया ठीक। मतलब। बाकी कल की हाँ। क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक। है ललित, नो इशू ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके सनाज, ठीक है। अभी